इंडिया लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड की। अंडरवर्ल्ड जिसमें अगर कोई समझौता होता है दोनों पार्टी की तरफ से, दोनों पार्टियों को फीस देनी पड़ती है। किसने किसको फीस दी? वो फीस करोड़ों में थी। तो क्या था पूरा मामला? आइए हम शुरू करते हैं। माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम जब भारत के दो गुटखा किंग की दुश्मनी को सुलझाने बैठा तो उसने 70 करोड़ की लड़ाई 7 करोड़ में सुलझा दी। लेकिन इस झगड़े को सुलझाने के एवज में दाऊद अपना तगड़ा कमीशन लेना नहीं भूला। इस विवाद को निपटाकर दाऊद ने इन बिजनेसमैन के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिससे वे नकार नहीं सके। गुटखे की तलब हिंदुस्तानियों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को भी होती है। आदत की इस शौकिया बीमारी से मुंबईया कितने परेशान हैं, उतने ही भयानक तरीके से ये बीमारी कराची के लोगों को लगी है। सुपारी, मसाले, तंबाकू और चूने का एक कसेला और केसरकारी मिश्रण मुंह में आते ही जोर का भपका मारता है, जो दिमाग में एक तरह का हाई क्रिएट होता है। और इस हाई की गिरफ्त में आया शख्स बड़ी मुश्किल से ही इस पुड़िया की कैद से बाहर निकल पाता है। पाकिस्तानी अवाम को गुटखे की इस लत का आदि बनाने में भगोड़े दाऊद इब्राहिम, उसके भाई अनीस इब्राहिम और भारत के दो गुटखा किंग की आपसी दुश्मनी का बड़ा रोल है। पाकिस्तान में गुटखा इंडस्ट्री कैसे पनपी, अंडरवर्ल्ड से इसका क्या कनेक्शन है, कैसे हिंदुस्तान के दो गुटखा किंग की अदावत दाऊद की अदालत में पहुंची, ये कहानी मुंबई से शुरू दुबई पहुंचती है, होकर फिर कराची जाकर पूरी होती है। इस कारपोरेट जंग में फिर जो इंसाफ हुआ, उसके बाद कराची में एक मॉडर्न गुटखा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की नींव भी पड़ गई। ये बात 22-25 साल पहले की है। भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध कुछ खास नहीं थे, बावजूद उसके गुटखे की इस फैक्ट्री के लिए सारी तकनीक और मशीनरी मुंबई से कराची वाया दुबई पहुंची। पाकिस्तान में गुटखे की कहानी देखें तो नजरें सिंध और बलूचिस्तान की समुद्री तटों तक जाती हैं। इसी सिंध प्रांत में कराची है, जो पाकिस्तान का बिजनेस के साथ गुटखा हब भी है। पाकिस्तान के समाचार पत्र द ट्रिब्यून में छपी एक रिपोर्ट में सिंध यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मोहम्मद बरफत कहते हैं, पान की तरह गुटखा चबाना बंटवारे से पहले सिंध के रिवाज में शामिल नहीं था। धीरे धीरे लोगों को पान की लत लगी। उन्होंने कहा, तब पाकिस्तान को पान की सप्लाई पूर्वी पाकिस्तान यानी अभी जो मौजूदा बांग्लादेश से होती थी, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश के लिए लड़ाई हुई तो पाकिस्तान में पान का लाल रंग फीका पड़ने लगा और इसकी जगह सुपारी, कत्थे और गुटखे ने लेनी शुरू कर दी। और 1971 में सिंध के इब्राहिम हैदरी ने गुटखे का कारखाना लगाया। जल्द ही इस धंधे ने जोर पकड़ा और कई खाकपति पाकिस्तानियों को लखपति बना दिया। याद रखें, ये 80-90 का दौर था और तब लाख रुपए की बड़ी कीमत थी। कहने को तो भारत की तरह सिंध की सरकार ने भी गुटखा 2011 में बैन कर दिया था, लेकिन द ट्रिब्यून के मुताबिक 2015 में 10 मिलियन लोग पाकिस्तान में गुटखे का इस्तेमाल कर रहे थे। आज ये आंकड़ा लगभग डबल हो गया है। एक बार फिर आते ही गुटखे के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की ओर। कैसे दाऊद के भाई अनीस ने इस धंधे में छुपी संभावनाओं को पहचान लिया और फिर पाकिस्तान में इसकी पूरी इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए कुल बनाने लगा।
सीबीआई ने 2016 में मक्कुका की अदालत में दायर चार्जशीट में इस कहानी को विस्तार से समझाया है। पत्रकार एम हुसैन जैदी ने भी अपनी किताब डोंगरी मुंबई तक में पाकिस्तान में गुटखा इंडस्ट्री के पनपने का दिलचस्प कहानी बताई है। हिंदुस्तानी फिल्मों गानों की तरह हिंदुस्तानी गुटखा भी पाकिस्तान में लोकप्रिय है। 90 के दशक में और 2000 के शुरुआती सालों में पाकिस्तानी तस्करों पर मुंबई के पॉपुलर ब्रांड के गुटखे पाकिस्तान ले जाते थे। इसके लिए वही दुबई वाला रूट इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान में गोवा 1000 आरएमडी जैसे इंडियन ब्रांड की बड़ी मांग थी, लेकिन तस्करी की वजह से पाकिस्तान के गरीबों के लिए ये गुटखा काफ़ी महंगा पड़ रहा था, जबकि इसका सबसे बड़ा ग्राहक यही निचला तबका था। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के 90% मछुआरे गुटखा का सेवन करते हैं। इसकी मांग बढ़ती जा रही है। 90 के दशक में पाकिस्तान में रोकड़े कमाने का ये आसान सा धंधा दाऊद ब्रदर की नज़रों में छिप नहीं सका। दाऊद और अनीस ने समझ लिया मामूली मेहनत करके मोटी रकम इस धंधे से बनाई जा सकती है। दाऊद इस समय तक कराची में आईएसआई की सरपरस्ती में सेटल हो चुका था। डी कंपनी दुबई और कराची से ऑपरेट कर रही थी। अनीस इब्राहिम के मन में उम्मीदें जोर मारने लगी। यह इंडियन ब्रांड पर ताक झांक कर रहा था। पैसा तो उसके पास था ही, उसे तकनीक चाहिए था, जो मशीनें चाहिए थी, उसे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो बताए कि एक गुटखा कैसे बनाया जाता है और पाकिस्तानियों की जुबान पर चढ़ जाए। डी कंपनी एक आदत मौके की तलाश में था ही कि इसी समय भारत के दो गुटखा दिग्गजों के बीच तीखी कॉर्पोरेट जंग छिड़ी हुई थी। दो गुटखा किंग की ये अदावत बॉस और उसके महारत मैनेजर के बीच टकराव की कहानी है, जिसमें बॉस था धारीवाल और मैनेजर था जगदीश जोशी। धारीवाल जो गुटखा बनाता था उसका नाम था आरएमडी और जोशी की कंपनी जिस गुटखे को बनाती थी उसका नाम था गोवा। रसिकलाल माणिकचंद धारीवाल यानी कि आरएमडी गुटखा इंडस्ट्री का ये वो नाम जिसे कभी इस धंधे का किंग माना जाता था। ये ब्रांड इतना लोकप्रिय था कि किसी मुंबई लड़के से पूछिए, पुणे के शिखर में जन्मे धारीवाल को अपने पिता से 20 मजदूरों के साथ एक बीड़ी फैक्ट्री विरासत में मिली थी। इसी के दम पर वह गुटखा किंग बन गए, जिसका मार्केट वैल्यूएशन 8000 करोड़ रुपए था। इसी कंपनी में कभी मैनेजर हुआ करता था जगदीश जोशी। अपने ही मालिक से भिड़ने के बाद जगदीश जोशी ने खुद का गुटखा ब्रांड मार्केट में लॉन्च किया। नाम था गोवा। अब गोवा आरएमडी को टक्कर दे रहा था। कुछ ही सालों में दोनों ब्रांडों के बीच बराबरी की हो गई थी। एम हुसैन जैदी अपनी किताब डोंगरी से मुंबई तक में इस व्यवसायिक लड़ाई का खाका जबरदस्त अंदाज में खींचते हैं। वो लिखते हैं, विडंबना यह थी कि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब एक दूसरे के खून के प्यासे लोग एक ही टीम में काम करते थे। जोशी ने 1990 में बतौर मैनेजर अपना काम की शुरुआत की थी। इस ब्रांड को सनसनीखेज ऊंचाइयों तक ले गया था। पत्रकार जैदी के अनुसार मैनेजर जोशी को लगता था कि वो जितना मेहनत कर रहा है उसके एवज में वैसा मेहनताना नहीं मिल रहा है। महत्वाकांक्षी जोशी की राहें 1997 में धारीवाल से जुदा हो गई। उसने खुद की फर्म खोल ली। माना जाता है कि इन दो गुटखा संबंधों के बीच 4 साल तक जंग जारी रही। इसी लड़ाई की शुरुआत जोशी के इस दावे के साथ हुई थी कि धारीवाल पे उसका 70 करोड़ रुपए बनता है, लेकिन आरएमडी ने इसे सीधा इनकार कर दिया था। हिंदुस्तान के दो पुड़िया किंग बकाए के लिए आपस में लड़ रहे हैं। जब ये बात दाऊद के छोटे भाई अनीस को पता चली तो मानो उसके लिए बिन मांगी मुराद थी। उसने पूरी जानकारी जुटाई और साथ ही इस नतीजे पर पहुंचा कि डी कंपनी इस लड़ाई में मध्यस्थ बनेगा और अपना एक सपना पूरा करेगा। पत्रकार
एम हुसैन जैदी अपनी किताब में दावा करते हैं कि जोशी ने दुबई में अनीस से कांटेक्ट किया, उससे कहा कि वो उसका बकाया दिलाने में मदद करे। किताब डोंगरी से दुबई में जैदी लिखते हैं, माना जाता है कि अनीस ने जोशी को भरोसा दिलाया कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा और इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करवा देगा। इसी दौरान धारीवाल भी मुंबई पहुंचा। गैंगस्टर अनीस ने अपनी गुंडई और प्रभाव का इस्तेमाल किया। उसने धारीवाल को ऑफर दिया कि और कहा कि इस विवाद को सुलझाने में मध्यस्थ बनना चाहता है। धारीवाल भी इस किस से परेशान था। फिर बात अंडरवर्ल्ड तक पहुंच चुकी थी। उसने इस डील के लिए हामी भर दिए। बस एक बदलाव यह चाहता था। जैदी लिखते हैं, कहा जाता है कि धारीवाल चाहता था कि वह डील दाऊद उस वक्त प्रेजेंट रहे। इसलिए अनीस ने इस मीटिंग को दाऊद के सामने कराची में रखने का फैसला किया। कुछ दिन बाद धारीवाल और जोशी दोनों कराची गए और दाऊद के घर में पहुंचे। मुंबई में पहले तो इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी। बाद में सीबीआई ने इसे अपने हाथ में ले लिया। ये मामला 2004 का है, जब मुंबई पुलिस ने अवैध बंदूक रखने के आरोप में जमीरुद्दीन उर्फ जम्बो को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान जमीरुद्दीन ने खुलासा किया कि जोशी धारीवाल ने कराची में गुटखा बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद की थी। सीबीआई को इस केस को सौंपे जाने से पहले इस केस की जांच कर रहे ऑफिसर सुरेश बलीशेट्टी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था, पूछताछ के दौरान जम्बो ने बोलना शुरू किया और उसने हमें बताया कि कैसे धारीवाल और जोशी के बीच पैसों को लेकर विवाद था और कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने ही इस मुद्दे का हल किया था। इसके बदले में दाऊद ने जोशी और धारीवाल से कहा कि वो कराची में गुटखा निर्माण इकाई स्थापित करने में उसकी मदद करें। सवाल यह है कि दो बिजनेसमैन की लड़ाई में दाऊद ने क्या इंसाफ किया। पत्रकार जैदी लिखते हैं कि लंबी बहस, चर्चा और शिकायतों के सुनने के बाद दाऊद ने 70 करोड़ बकाये की लड़ाई 11 करोड़ में निपटा दी, लेकिन उसने इसमें से अपनी फीस भी काट लिया। दाऊद ने कहा धारीवाल को 11 करोड़ रुपए ढीले करने होंगे, इसमें से 7 करोड़ रुपए जोशी को मिलेंगे और बाकी 4 करोड़ वो बतौर अपनी फीस रखेगा। यह इंसाफ हो ही रहा था कि अनीस ने अपना भी ऑफर सामने रख दिया। उसने कहा कि चूंकि उसने लंबे समय से चल रहे इस विवाद को सुलझाया है, इसलिए वो चाहता है बदले में जोशी उसे गुटखा बनाने की तकनीक और जानकारी मुहैया कराए। अनीस इब्राहिम ने भले ही ये बात अपील के तौर पे कही थी, लेकिन दाऊद की छत्र छाया में कही ये बात भारतीय बिजनेसमैन के लिए ये ऑर्डर जैसी ही थी। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार ये डील सितंबर 1999 में हुई थी। सीबीआई का यह भी दावा है कि धारीवाल 1996 से ही दाऊद से सौदा कर रहा था। सीबीआई के अनुसार अगस्त 99 में दाऊद के गुर्गे अंतुले और सलीम शेख ने जगदीश जोशी को पीटा भी था, क्योंकि जोशी धारीवाल से डील को निपटाने में राजी नहीं दिख रहा था। जोशी के लिए दाऊद से टकराना आसान नहीं था, उसे धंधा भी करना था, मुंबई में ही रहना था, इसलिए वो डील करने पर तैयार हो गया। आखिरकार 7 करोड़ पाकर जोशी अपना ट्रेड सीक्रेट दाऊद फैमिली को देने के लिए तैयार था। डोंगरी टू दुबई में लिखी कहानी के अनुसार जल्द ही 15 गुटखा मैन्युफैक्चरिंग मशीनें और पाउच बनाने का 4 मशीनें पहले ही दुबई भेजी गईं। फिर वहां से 2001-2002 में कराची भेजी गई। जैदी के अनुसार ये मशीनरी अली असगर कंपनी के नाम पर निहाबाज सेवा से दुबई के लिए एक्सपोर्ट की गई। इस सौदे पर नज़र रखने के लिए जोशी राजू पचारिया को लगाया था। बाद में उसने बीजू जॉर्ज के नाम से एक शख्स को कराची भेजा। बीजू अनीस की फैक्ट्री में गुटखा बनाने के लिए कामगारों को ट्रेनिंग दे रहा था। आखिरकार कुछ महीनों में इंडियन तकनीक, अंडरवर्ल्ड की पूंजी और दाऊद की निगरानी में पाकिस्तानियों के लिए एक तेज और भपकेदार गुटखा कराची के मार्केट में लॉन्च हो गया। यह गुटखा ब्रांड बहुत पॉपुलर हुआ
और उम्मीद के मुताबिक दाऊद अनीस ने खूब पैसा बनाया। पूरे बिजनेस ऑपरेशन के दौरान दाऊद ब्रदर पर्दे के पीछे बने रहे। दाऊद को गुटखा बिजनेस के इस राज को सौंपने की जानकारी मुंबई पुलिस को 2004 में लगी। मुंबई पुलिस दाऊद और उसके सहयोगी सलीम, चिपलून और अनीस के बीच फ़ोन पर बातचीत पर नज़र रखे हुए थे। इसी दौरान इन लोगों ने गुटखा बनाने वाली मशीनों के स्पेयर पार्ट्स का जिक्र किया। फैसला किया गया कि ये पार्ट चोर बाज़ार में खरीदे जाएं, फिर वहां से दुबई भेजे जाएंगे और फिर वहां से कराची। मुंबई पुलिस के कान खड़े हो गए। मुंबई पुलिस ने दाऊद के ससुर सलीम इब्राहिम कश्मीरी को दबोच लिया। इसी शख्स ने इस पूरे सेटअप की कहानी बताई और अपने दामाद के कुकर्मों का सारा रहस्य पुलिस के सामने उगल दिया। तो ये था गुटखा किंग की कहानी और दाऊद द्वारा पाकिस्तान में गुटखा लॉन्च करने की कहानी। ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।